नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो वीएससी का पेपर लगता है, वैल्यू एडेड कोर्स, उसमें अलग अलग क्या पार्ट्स होते हैं। तो आज अपन जिस पार्ट की बात करेंगे, जिस पेपर की बात करेंगे, वो है एनवायरमेंटल स्टडीज। जो पर्यावरण के बारे में अध्ययन है, उसके ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। पहली बात तो ये पेपर एमसीक्यू रहेगा, मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना, 4 ऑप्शन वाला, वो रहेगा। तो इसको किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको ऑथेंटिक अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज, और प्रत्येक पेपर के, चाहे किसी भी सेमेस्टर का हो, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। भाई देखो, नाम ध्यान में रखना है, झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी झुंझुनू सर, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और राजस्थान यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट्स है, सबसे पहले मिल जाएगी इस चैनल पे। इसको या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहां से ज्वाइन कर लो, या आप टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना, वहां पे आपको जो चैनल मिले उसको ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन को सारे लोग फॉलो कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि स्टोरी के माध्यम से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम पर आपको, अगर आप मैसेज में अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजते हो, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो सारे लोग अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के व्हाट्सएप पर भेज देना, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। भाई ठीक है, सब्सक्राइब करना ही आपको। क्यों? क्योंकि जैसे हम अगली क्लास अपलोड करेंगे, तो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें, आपको उस नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मित्रों, यूनिट पहली है। देखो, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है। चारों यूनिटों की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, टॉप वो मैं लेके आए, वो पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पूरा सुनना, मैं क्या बोलता हूं, जो जो बोलू ना उसको सुनना। भाई हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से अध्ययन करना, सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ इस क्लास वाले क्वेश्चन को रट जाना। उत्तर भी साथ में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक बने रहे। भाई पहला क्वेश्चन है, मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य, ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट है, उनका संबंध है ना आपस में, उसको अपन क्या कहते हैं? भाई अर्थशास्त्र नहीं कहते। पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन इसका सही आंसर होगा। समाजशास्त्र भी नहीं होता, और मनोविज्ञान भी नहीं होता, साइकोलॉजी भी नहीं होता। देखो, पर्यावरण अध्ययन ऐसा अध्ययन है जो मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों को दर्शाता है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, पहले नंबर का। सेकंड है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, एकल विषय है? नहीं साहब, एक विषय थोड़ी है। तकनीकी है? नहीं साहब, बहु विषय है। पर्यावरण में बहुत सारे विषय आते हैं। समाज पर्यावरण में आता है, पर्यावरण में आता है जल, जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ पर्यावरण में आता है। तो बहु विषय होगा, वाणिज्यिक में नहीं होता। इसका सही आंसर होगा कि पर्यावरण एक बहु विषय है। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विकास करना? नहीं। पर्यावरण जागरूकता करना। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ये कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता को इंक्रीज करना। ठीक है, तो आप लोग जब पेपर देने जाओगे ना, आपको जैसे सामने ऑप्शन दिखेंगे, आप लोग कुछ तो कर दोगे, और कुछ मैं बता रहा हूं, इस प्रकार समझते चलना। जनसंख्या विस्फोट मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो देखो, अगर पर्यावरण संबंधित, तो अगर ऑप्शन में पर्यावरण है, तो सबसे पहले पर्यावरण को करना आपसे। सबसे पहले अगर पर्यावरण दिखे आपको, तो पर्यावरण को सिलेक्ट करना, क्योंकि पर्यावरण का पेपर का नाम चल रहा है। तो खेल को नहीं करता, संस्कृति को नहीं, लेकिन मुख्य रूप से देखो, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को करता है। सही आंसर इसका ही होगा, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, पर्यटन को नहीं करता। मुख्य संबंध पूछा, वैसे तो करता सबको ही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना प्रभाव तो पड़ेगा। अगला है, परिवार कल्याण के कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से नहीं है। जो परिवार कल्याण है, वो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। भाई बैंकिंग से नहीं है, क्योंकि परिवार का नाम आएगा, जनसंख्या नाम आना आवश्यक रूप से ही है। मानवाधिकार किसकी रक्षा करते हैं? संपत्ति की नहीं। मानव गरिमा एवं स्वतंत्रता की करते हैं, इसका सही आंसर होगा। मैं सही आंसर बता दूं फटाफट, ताकि आप लोग जल्दी से इस क्लास को देख लो। क्योंकि देखो, जितना इसको डबल स्पीड में देख लेना क्लास को, लेकिन भाई स्किप मत करना, हर एक बिंदु को बता रहा हूं। एक क्वेश्चन छूट गया, वही एग्जाम में आ गया, तो प्रॉब्लम आपको होने वाली है। पर्यावरण नैतिकता हमें क्या सिखाती है? मित्रों, पर्यावरण नैतिकता में इसमें कौन सा आंसर सही होगा? प्रकृति का प्रति सम्मान एवं संरक्षण सही आंसर है। प्रकृति का सम्मान करना एवं संरक्षण करना पर्यावरण नैतिकता हमें सिखाती है। नेक्स्ट है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो अधिक वन, यार वन का
पॉपुलेशन का क्या मतलब है? नहीं। कम प्रदूषण नहीं। संसाधनों की कमी होगी। भाई देखो, अगर आज आप लोग घर में खाने वाले 2 लोग हो तो आप आराम से कमाई खाओ। अगर आपके परिवार में 10 लोग होंगे तो संसाधन में कमी आएगी ना। संसाधन में कमी आना स्वाभाविक है, ठीक है। वर्षा को लेना देना नहीं है। पर्यावरण निगरानी में कौन सी तकनीक सहायक है? टाइपराइटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी सही आंसर होगा, रेडियो भी नहीं है। पर्यावरण जागरूकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदूषण बढ़ाती है। कैसे बढ़ाई है? गलत आंसर होगा। संसाधनों की बर्बादी करती है, गलत आंसर होगा। पर्यावरण की रक्षा करती है। पर्यावरण जागरूकता, अगर पर्यावरण के प्रति अपन जागरूक रहेंगे तो पर्यावरण की रक्षा करेंगे ना भैया, अपन लोग करेंगे ना। अगर आपको पता होगा वो हमारे काम आता है तो हम वनों की कटाई नहीं करेंगे। पानी हमारे ज्यादा काम आता है तो हम पानी को व्यर्थ ना पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्यावरण जागरूकता है। जनसंख्या बढ़ाती है? नहीं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इन दोनों को पढ़ लेना भाई अच्छी तरीके से आप लोग। कोयला, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय सौर ऊर्जा भाई, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पौधों को करता है, पशु को करता है, तीनों करता है भाई। पर्यावरण प्रदूषण तो तीनों प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी, आगे ना सही आंसर ये रहेगा। क्योंकि आपको पता है, जैसे आप लोग यार, ये आपके देखो एक कॉमन सेंस की बात है, पर्यावरण प्रदूषण किसे प्रभावित करेगा, क्या पता इसकी जगह दूसरे ऑप्शन दे दे तो आप कर दोगे ना आराम से। क्योंकि मैंने कहा ना, हर एक बिंदु को समझना भाई, समझना जरूरी है। मानव श्वसन के लिए कौन सी चीज आवश्यक है? ऑक्सीजन है भाई, अपन ऑक्सीजन लिख के लेते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये पर्यावरण वाले पूछ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण वाला क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस है ना, आप लोग देख लेना 5 जून, ठीक है ना। पूछ सकता है आपसे, क्योंकि पर्यावरण की एग्जाम है तो पर्यावरण के बारे में पूछ सकता है। पर्यावरण की आवश्यकता किस लिए पड़ी? प्रदूषण को बढ़ाने के लिए, गलत बात। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। बाद में जनसंख्या कल्याण के लिए कौन कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आरबीआई तो पैसों का लेन देन करता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वही जनसंख्या पर ध्यान देता है। पर्यावरण जागरूकता किस में सहायक होती है? वनों की कटाई, प्रदूषण, ये दोनों गलत है भाई, ठीक है। संसाधनों संरक्षण, ये सही रहेगा, जनसंख्या विस्फोट भी नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सी विश्व खाद्य समस्या है? हर जगह खाद्य अवशेष नहीं है। भूख और कुपोषण विश्व खाद्य समस्या है भाई, भूख और कुपोषण। अधिक वर्षा कहां से आ गई? शहरीकरण भी नहीं आएगा खाद्य में। तो सूचना प्रौद्योगिकी किस में सहायक है? पर्यावरण निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, तीनों में ही सहायक है, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय क्षरण किस कारण बढ़ता है मित्रों? पर्यावरणीय क्षरण है किस कारण बढ़ता है? जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ता है। करेक्ट आंसर जनसंख्या विस्फोट। पर्यावरण नैतिकता किसे बढ़ावा देती है? सतत जीवन शैली, सही आंसर होगा। देखो मैं सही आंसर बता रहा हूं, आप फालतू आंसर कुछ भी चेंज कर सकते, सही आंसर बता रहा हूं ना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में क्या शामिल है? मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, तीनों ही शामिल है। उपरोक्त सभी, देखो ज्यादातर तो अगर उपरोक्त सभी कहीं आंसर आपको मिल जाए ना तो वो करने की कोशिश करना, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन मिल रहा है तो, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन में उपरोक्त सभी ही ज्यादा आंसर आने की संभावना है। निम्न में से कौन सी पर्यावरण समस्या है? वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, पर्यावरणीय सारी चीज ना, ध्वनि प्रदूषण भी, तीनों ही है। ये पर्यावरण की समस्या है भाई, वायु का प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कैसे भी आ जाए। पर्यावरण अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? पहली यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है भाई। पर्यावरण अध्ययन का अंतिम उद्देश्य औद्योगिक विकास करना? नहीं साहब। केवल आर्थिक विकास? नहीं, दोनों नहीं है। सतत विकास एवं पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये आपका पर्यावरण जो अध्ययन है उसका अंतिम उद्देश्य है। और जनसंख्या बढ़ी नहीं है। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और सारे विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं सब लोग लाइक जरूर कर देना भाई। अपन यूनिट 2 पे चल रहे हैं, लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक, एक लाइक हमें सपोर्ट करता है कि रास्ते में जुड़ी बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? सजीव और निर्जीव? नहीं, बल्कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय। मैंने बताया ना, ये मोस्ट इनकी परिभाषा भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनसे एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उदाहरण पूछ लेगा, एग्जाम्पल दे देगा, कौन सा किसका है ये पूछ सकता है। देखो आगे ना, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, मैंने कहा ना कि पूछेगा आपसे
नवीकरणीय कोयला नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, पवन ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस नहीं है। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कृत्रिम होगा ना, जैसे कोयला, सूर्य प्रकाश, पवन, जल, ये है नवीकरणीय, ये भाई नवीकरणीय। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है वनों की कटाई का अर्थ है, डिफोरेस्टेशन का अर्थ क्या है? वनों की कटाई, ये क्या होगा ऐसा क्वेश्चन? हाँ, वनों की कटाई का अर्थ ये है भाई, वनों की कटाई। ठीक है ना। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्लास, यार कर लो सारे लोग, है ना, जो लोग नहीं कर रखा कर लीजिए ताकि क्लास आपको मिलती रहे। बाढ़ और सूखे का मुख्य प्रभाव किस संसाधन पर पड़ता है? जल पर पड़ता है भाई। अगर बाढ़ ज्यादा आएगी जल स्तर बढ़ेगा, और अगर सूखा होगा तो जल स्तर कम होगा। नेक्स्ट है कौन सा खनिज संसाधन है? लकड़ी खनिज थोड़ी नहीं है, जल खनिज थोड़ी नहीं है, लोहा एस्क है और वायु भी नहीं है। तो लोहा एस्क क्या है? खनिज है भाई। सतत विकास का अर्थ क्या है? भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। सतत विकास है कि ऐसा विकास है जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है ना, उसको हम सतत विकास बोलते हैं। वर्षा जल संचयन का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल संरक्षण के लिए। तो जल से संबंधित जल है डायरेक्ट, अरे इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोग समझना, थोड़ा समझना, फिर कर दोगे। मैं कह रहा हूं ये क्लास पढ़ लेना, कुछ ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास का बार बार अट्टा मारते रहना आप लोग, तो बस जहां भी खड़े हो इस क्लास को खोलो और पढ़ लो, कि ये क्लास ही, इसे मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे, सेम आए नहीं, लेकिन जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं वहां से कुछ उठ के आएंगे, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही। सतत विकास लक्ष्य किस संगठन ने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य अपनाया है भाई। मृदा अपरदन का अर्थ क्या है? मिट्टी का निर्माण नहीं साहब, उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का बह जाना। जब देखो कोई उपजाऊ मिट्टी रहती है वो पानी के साथ बह जाती है ना, उसको अपन मृदा अपरदन बोलते हैं। इसको इस प्रकार से देख सकते हो। अगला है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऐसा ऊर्जा स्रोत जो अनवीकरणीय है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, अनवीकरणीय पेट्रोलियम है। ठीक है ना, ये सही आंसर होगा। पेट्रोलियम है वो अनवीकरणीय है, और जल विद्युत भी नवीकरणीय है। जल विद्युत, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये क्या है? नवीकरणीय। और अपन को पूछा गया अनवीकरणीय, तो पेट्रोलियम यहाँ पे अनवीकरणीय होगा। नेक्स्ट है जल भराव मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? कृषि भूमि को। एक जगह जल भर जाएगा तो कृषि भूमि को ही इफेक्टिव करेगा ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हमसे। वन संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? वनीकरण। क्यों वन कटाई नहीं होगी भाई, वनीकरण होगी। वन संरक्षण पूछा ना। अत्यधिक चराई से क्या होगा? भूमि क्षरण होगा। निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? कोयला, डीजल, और ऊर्जा है सौर ऊर्जा। ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल एवं मृदा संरक्षण। जल एवं मृदा संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल। जल एवं मृदा संरक्षण जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। अत्यधिक खनन से कौन सा संसाधन समाप्त होता है? वायु तो नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, खनिज संसाधन होगा अत्यधिक खनन से, सूर्य प्रकाश भी नहीं होगा। मिट्टी की लवणता किसे कम करती है? फसल उत्पादन को। सीधा सा देखो, मिट्टी की लवणता से वर्षा पे कोई इफेक्ट नहीं है, वन क्षेत्र पे, पवन गति पे नहीं है, लेकिन फसल उत्पादन को प्रभावित करता है भाई। सतत जीवन शैली किसे बढ़ावा देती है? संसाधनों का संरक्षण करना ही सतत जीवन शैली हमें सिखाती है। कौन सी भूमि क्षरण की समस्या है? मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण ये भी है, जल भराव भी है, तीनों ही है भैया तो ना। ठीक है, तीनों हो जाएंगे। देखो भूमि क्षरण से मृदा अपरदन भी होगा, मरुस्थलीकरण भी होगा, जल भराव भी होगा, तो तीनों ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ जल से सीधे संबंधित एसडीजी कौन सा है? स्वच्छ जल से सीधे संबंधित एसडीजी कौन सा है? एसडीजी फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स। ये क्वेश्चन अच्छा है, सिक्स आएगा इसका सही आंसर। एसडीजी सिक्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों को भाई व्यवस्थित रखना, बर्बादी नहीं होगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण सत्य उपयोग करना। अगर आप जल को सही उपयोग करोगे तो जल बचेगा। पानी है, मृदा को सही तरीके से रखोगे तो मृदा बचेगी। और जैसे जो संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम, उसका कम उपयोग करोगे, सही मात्रा में उपयोग करोगे तो पेट्रोलियम अपने पास रहेगा। इस प्रकार से रहेगा। जल संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? भूजल का उपयोग नहीं, अधिक उपयोग नहीं है भाई, जल प्रदूषण नहीं।
इसमें तो पॉजिटिव आंसर देखो कौन सा रहेगा, वर्षा जल संचयन, ये सही आंसर है। वर्षा जल संचयन करोगे तो जल संरक्षण सही रहेगा, जल की बर्बादी करोगे तो जल संरक्षण कहां से रहेगा भाई। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या है? उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना। मरुस्थलीकरण होगा जहां पे अब कोई भी खेती नहीं कर सकता और उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदलना। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है सतत विकास। अच्छा क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप लोग याद करना, थोड़ा सा पढ़ना है इसको, आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर इसमें देखने को। देखो इस यूनिट में आपको एक तो सतत विकास देख लेना है, दूसरी चीज नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा स्रोत, इनके बारे में इनके एग्जांपल्स देख लेना, बस एग्जांपल देखना है। 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा एग्जांपल से, अधिकतर तो मैंने बस समझा दिया आपको कौन सा नवीकरणीय कौन सा नहीं है, तो उनको समझ लेना। अब चलते हैं यूनिट 3 पे। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, धमाकेदार वीडियो रहने वाला है, मैं कह रहा हूं। जिसके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर है, जिसका पेपर है एग्जाम होने जा रहा है, वो रट्टा मार लेना, क्योंकि यहां से घूम के क्वेश्चन आएंगे, घुमाकर एग्जाम्पल यहीं से पूछेगा, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो भाई जैविक और अजैविक घटक से बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? पौधे, जानवर, वायु, जीवाणु। तो इसमें वायु है, वो रहेगा भाई आपका अजैविक घटक। एक मिनट। हरे पौधे को क्या कहा जाता है भाई, बताओ? हरे पौधे को क्या कहा जाता है? हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो जीव पौधों पर भोजन करने के लिए निर्भर रहता है उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी तो जो मीट वगैरह, मांस वगैरह जिसको अपन बोलते हैं वो खाता है वो मांसाहारी, और जो हरे पौधे और पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है उसको अपन बोलते हैं शाकाहारी। जीवों को एक दूसरे को खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यहां से क्वेश्चन आएगा, एक तो खाद्य जाल से आता है भाई, एक खाद्य श्रृंखला, मोस्ट है दोनों ना। लेकिन जो जीव चक्कर रहता है, जैसे एक दूसरे को खाते हैं ना, जैसे कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है, बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, ऐसे जो होता है उसको अपन खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कौन करता है? अपघटक करते हैं, जिसको अपघटक बोलते हैं। मैंने क्या कहा, इस क्लास को आप चलते चलते पढ़ लेना, जहां खड़े हो क्लास को 2-3 बार रिपीट करो। 3 या 4 बार अगर रिपीट करोगे बिना स्किप किए तो आराम से आपको पूरा पेपर क्लियर है। अगर आप लोगों ने 3 या 4 बार इस क्लास को रिपीट कर लिया तो कुछ ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स मैंने बता दी, यहां से क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से आएगा, वो आप लोग ये पढ़ना है। अगर आप लोगों ने क्लास देख ली तो सारा क्लियर हो जाएगा आपको माइंड में। नेक्स्ट है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीवों की विविधता। जल में पाया जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। दो नाम जल में है तो जलीय होगा ना, सीधा नाम मिलता है भाई, सीधा मिलता जुलता नाम है, आप लोग तो पढ़ लेना बस। निम्न में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? वन। ठीक है, वन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। मित्रों अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो आपको एक नंबर बताता हूं, उस पर मैसेज कर देना, 95 21 22 24 78। इस नंबर पे अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या आप इंस्टाग्राम पे नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना जूनियर एजुकेशन पे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। इस नंबर पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, अपना नाम भेजना है, साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजना, आपको ग्रुप में अवश्य रूप से जोड़ दिया जाएगा भाई। खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन सा है? उत्पादक। नेक्स्ट है, खाद्य जाल क्या है? परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल को अपन खाद्य जाल बोलते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भला हो जाए, आपको अगली क्लास जल्दी मिल जाए, जैसे हम लोग अपलोड करें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्लास आ जाए और आप लोग वहां से देख सको। सबसे अधिक जैव विविधता किस पारिस्थितिक तंत्र में होती है? तो भाई उष्णकटिबंधीय वन, वनों में रहती है सबसे ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र। निम्न में से कौन अपघटक है? कवक। फंगी जो अपघटक है। जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास। जैव विविधता महत्वपूर्ण क्योंकि यह है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती। जैव विविधता महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रदूषण थोड़ी बढ़ाती है जैव विविधता, नहीं, वनों कटाई भी नहीं करती, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलित बनाए रखती है। कौन? जैव विविधता। निम्न में से कौन सा जैविक घटक जैविक घटक है भाई, बताना एक बार। वायु, जल, मृदा, ये पौधे, तो जैविक घटक है पौधे। करेक्ट आंसर पौधे।
राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से स्थापित किए गए? अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान है वो किस उद्देश्य से स्थापित किए गए? खनन से? नहीं साहब। शहरी विकास? नहीं। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। करेक्ट आंसर वन्य जीव संरक्षण। भारत में निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर को प्राप्त होती है? उत्पादक को। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसको उत्पादक। निम्न में से कौन सा संकटग्रस्त जीव है भाई? बाघ संकटग्रस्त। तो गाय बहुत है, बकरी भी है, कुत्ता भी है, लेकिन बाघ है वो संकटग्रस्त जीव है। बाघ आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं ना, जो लुप्त हो जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी बात ये कर रहा है, संकटग्रस्त। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवास विनाश। कि जहां पहले जीव जंतु रहते थे उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं रह पा रहे हैं, तो यही भाई जैव विविधता का ह्रास भी हो रहा है उसी कारण से। संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रकाशित करता है? जैसे मैंने अभी कहा ना, बाघ संकटग्रस्त जनजाति है, प्रजाति है, तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो इनका ध्यान रखता है? तो वो रखता है IUCN। IUCN इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो झील है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है मित्रों। जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण बढ़ाना? नहीं है साहब, जैव विविधता प्रदूषण नहीं बढ़ाएगी। वनों का विनाश भी नहीं है। प्रजातियों पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना ही जैव विविधता का उद्देश्य है। प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना जैव विविधता का उदाहरण है मित्रों। लास्ट वीडियो यूनिट नंबर 4। एक बार सारे लोग वीडियो लाइक करो, जितने जुड़े हुए ना यार, वीडियो लाइक जरूर करा करो, और आपकी कॉलेज का नाम कमेंट करो। जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो उसका नाम कमेंट करो, और जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया आपको उस पर अपना नाम और राजस्थान स्टूडेंट लिख के मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि ग्रुप में सबको ही जुड़ना है। इसमें प्रदूषण आएंगे 2-3, उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, जैसे वायु, मृदा, जल, इनके बारे में पढ़ लेना। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? वृक्षारोपण के कारण नहीं होता। वृक्षारोपण करोगे तो वायु अच्छी और होगी। वाहन और उद्योगों से निकलने वाला धुआं है, उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है? सुनने की क्षमता को तो भाई ध्वनि करेगा, ठीक है ना, क्यों सुनना है तो ध्वनि का है, वायु विकृत होगा, जल विकृत होगा। अगला क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण सही आंसर होगा, क्योंकि देखो ध्वनि, सुनने की क्षमता को प्रभावित कौन सा कर सकता है? तो ध्वनि कर सकता है, इसका सही आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो 100 नदियां, देखो अच्छी नदियां होंगी वो कभी जल प्रदूषण नहीं करेंगी। औद्योगिक सीवेज अपशिष्ट, औद्योगिक सीवेज अपशिष्ट है उसको अपन नदियों में निकाल देते हैं कई बार, उस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। वर्षा जल संचयन करोगे तो जल प्रदूषण कम होगा, वनीकरण से भी कम होगा भाई। सब्सक्राइब कर लीजिए यार सारे लोग, तो बार बार लिखा हुआ है सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्लास, तो जैसे हम अगली क्लास अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए ना। तो राजस्थान स्टूडेंट जितने विद्यार्थी हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है। एक मिनट रुको। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होगी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो है इसका ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है भाई, ठीक है ना। देखो इसमें मोटर व्हीकल तो नहीं आएगा, RTA भी नहीं आएगा। आपको दिखेगा कि पर्यावरण का नाम आया तो आप डायरेक्ट जहां पर्यावरण दिखे वहां कर दो, ठीक है, कंपनीज भी नहीं आएगा। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है भाई? परमाणु दुर्घटना। परमाणु दुर्घटना भी प्राकृतिक नहीं है, ये तो मनुष्य कर सकता है। तेल रिसाव भी मनुष्य के द्वारा होता है। भूकंप ये पर्यावरण है। औद्योगिक विस्फोट ये भी मनुष्य द्वारा होता है, कृत्रिम होगा ना। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? चक्रवाती मानव जनित नहीं है भाई, अपने आप अपन थोड़ी चक्रवात ले आएंगे, बाढ़ अपन नहीं ला सकते। रासायनिक रिसाव ये मानव जनित है भाई, ये आदमी ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। भूकंप भी प्राकृतिक है। ओके, अपशिष्ट प्रबंधन के 3R क्या है? तो रेड्यूस, रेस एंड रिसाइकल। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा आपसे।
3R का मतलब क्या? पर्यावरण में 3R का मतलब है कम उपयोग, वापिस उपयोग यानी पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण कि घुमा के वापिस चीज यूज में लेना। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण होता है। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है भाई? अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2-3 वर्षा जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, हर ये आपको देखने भाई किसके कारण होती है, ठीक है ना। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? आज भी तो पैसों की बात करेगी, यूपीएससी एग्जाम करवाती है, ये है ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधनीकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए करती है आपदा का काम। आपदा प्रबंधन के लिए संस्था है वो है एनडीएमए। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर में यातायात से कौन सा प्रदूषण होगा भाई? बताओ। ध्वनि प्रदूषण होगा ना, सीधी सी बात है, लाउड स्पीकर से चलाओगे ध्वनि सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, ध्वनि प्रदूषण होगा इससे। और सब्सक्राइब कर लो यार, वरना कौन सा प्रदूषण होगा पता नहीं चलेगा। सारा लोग सब्सक्राइब कर लो भाई और शेयर कर दो सबने। नेक्स्ट है जैव विविधता अपशिष्ट का क्या किया जाना चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना चाहिए। अगला ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? तो भाई पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग राइट आंसर। तापमान में कमी नहीं होती, अधिक ओजोन नहीं होता, लेस सनलाइट नहीं होती, कम सूर्य प्रकाश भी नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जरूर होती है। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? तो वो है सब्जियों का कचरा। निम्न में से कौन सा अजैव अपघटनीय? अब अजैव देखेंगे तो अजैव, ये भी जैव है, ये भी जैव है, प्लास्टिक है वो अजैविक है, ठीक है, तो ये होगा। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है भाई। ऐसे ही एग्जाम्पल पूछेगा आपसे बार बार, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना भाई। नेक्स्ट है बाढ़ मुख्य रूप से किसके कारण आती है? बाढ़ आती है भारी वर्षा के कारण। देखो पृथ्वी को घूरने कोई मतलब नहीं बाढ़ का, कम आर्द्रता भी नहीं है, वनों की कटाई भी नहीं है, लेकिन जो भारी वर्षा, ज्यादा वर्षा होगी तब ही बाढ़ आएगी भाई। ये देख लेना, देखो जब ट्यूशन करोगे ना आप लोग तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो उत्तर दे रखे हैं उनमें समझ जाओगे आप कौन सा है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो मापी जाती है रिक्टर स्केल से। भूकंप है ना कि कितनी स्पीड से आ रहा है भूकंप, ये अपन रिक्टर स्केल से मापेंगे। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? जन धन की हानि कम करना। आपदा प्रबंधन मतलब जन धन की हानि कम करना। जलीय जीवों में को सबसे अधिक कौन सा प्रदूषण प्रभावित करता है? जल प्रदूषण। जलीय जीवों को सबसे अधिक कौन सा प्रदूषण प्रभावित करता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यावरण का क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा 22 अप्रैल नहीं साहब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सारे लोग कमेंट करो फटाफट, 5 सेकंड आपके पास, फटाफट सारे लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। अपनी कॉलेज का नाम तो कमेंट कर रहे हैं जहां से आप लोग पढ़ रहे हो, और साथ में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है सारे लोग कमेंट करो। देखो आगे मत खिसकाना, स्किप मत करना, कमेंट करो ताकि आपका माइंड चले भाई, थोड़ा कम से कम माइंड पर जोड़ दो, दिमाग पर जोड़ दो आप लोग। कब मनाया जाता है भाई विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून। ओके नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो वो रहेगा कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, 3R ऑफ एनवायरनमेंट। ओके नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति की रक्षा एवं सतत विकास सुनिश्चित करना। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रकृति की रक्षा करना एवं सतत विकास सुनिश्चित करना। ठीक है साथियों, तो साथियों चारों यूनिटों के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया एमसीक्यू लेवल के, तो इनको आपको क्या करना है कि बार बार रिपीट करना है, कम से कम 3 या 4 बार ये क्लास देखनी पड़ेगी आपको, तभी आपके समझ में आएगा। 3 या 4 बार आप इस क्लास को पढ़ लोगे तो आप लोग रामबाण उपाय इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, सर्च कीजिए झुंझुनू एजुकेशन, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम को सभी विद्यार्थियों को फॉलो करना है और मैसेज में अपना नाम और राजस्थान लिख के भेजना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए, सब्सक्राइब तो सबको करना है ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ये वीडियो सब तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों की भी आपके साथ हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।